अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कल की वीडियो वाले ही टॉपिक को लेकर जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपसे कल हमने बातचीत की थी कि पाकिस्तानी कौन है, पाकिस्तानी वो है जिसके लिए इस्लाम पहले है और कौमियत बाद में है, जबकि जो शख्स कौम परस्त होता है उसके लिए कौमियत पहले होती है और इस्लाम बाद में होता है। तो ये जो है, अगर हम इन दोनों को उल्टा कर दें, यहां पर कौमियत ले आए तो ये जो बंदा है वो कौम परस्त हो जाएगा और इसके लिए इस्लाम अपनी कौम से नीचे चला जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कल हमने आपके सामने प्रेजेंट किया दलीलों के साथ, सबूतों के साथ, लेकिन फिर इसके ऊपर काफी मजे मजे के कमेंट्स और सवालात भी आए, जिनमें एक जो सबसे पहला कमेंट था वो ये था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि इस्लाम ऊपर है और कौम परस्ती बाद में है तो अफगानी मुहाजिरों को आपने क्यों निकाला। और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम लोग क्लियर करें। तो दोस्तों, जो हमारे अफगानी मुहाजिर हैं, आप देखें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया कि जब वहां पर पहले मैं अगर आपको 1947 से लेकर रूस की अफगानिस्तान आमद तक के दरमियान का अरसा बताऊं तो उस दौर में अफगानिस्तान ने बाकायदा पाकिस्तान में बार बार कौम परस्ती की बुनियाद पर बहुत सी जो मुहिमात हैं वो शुरू की। सबसे पहले जो फकीर एपी की बगावत थी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, वो कौम परस्ती के नाम पर शुरू हुई कि जी हमने कौम परस्ती करनी है और ये पख्तूनिस्तान बनाना है। उसके कुछ अरसे के बाद अफगानिस्तान का आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को सबसे आखिर में तस्लीम किया। क्यों किया? क्योंकि वो समझते हैं कि कौम परस्ती की बिना पर पाकिस्तान के कुछ इलाके हमारे। उसके बाद आप देखते जाएं तो जब 1965 की जंग थी, इस पूरी जंग के दौरान भी अफगानिस्तान का जो उस वक्त का बादशाह था उसने कई मरतबा बोला कि हम जो है पख्तूनिस्तान चाहते हैं और हम ये पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अपनी इलाके तस्लीम करते हैं। उसके बावजूद भी आप देखें कि जब रूसी फौजें अफगानिस्तान में आई तो उनकी मदद किसने की? पाकिस्तान ने बेशक अमेरिका के साथ मिलकर मदद की, लेकिन अल्टीमेट एजेंडा क्या था कि चूंकि वो भी वही कलमा पढ़ते हैं, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं, तो हमने जो माजी में इन्होंने हमारे साथ किया हम उसको भूल जाते हैं, हम इनकी मदद करेंगे। और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि अफगानी मुहाजिरीन पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। और इस वक्त भी जब ये अब के हमने इनको निकालना शुरू किया, इससे पहले भी तकरीबन 40 लाख अफगानी मुहाजिर, बाज लोग इनकी तादाद 50 लाख से भी ज्यादा बताते हैं क्योंकि 3-3 नस्लें पाकिस्तान में रही हैं, तकरीबन 40 साल से ज्यादा जो से पाकिस्तान में रहे। यहां पर इन लोगों से जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि भाईजान मुझे ये बताएं कि आपने एक ऐसा इंसिडेंट देखा हो जिसमें, हम पंजाब को ही मिसाल ले लेते हैं कि पंजाब में इन अफगानी मुहाजिरीन के साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया गया हो। आप देखें कि यही मुहाजिर जो से जब ईरान में गए तो वहां पर स्पेशल कैंप्स बनाए गए और इनको उन्हीं कैंप्स की हदूद के अंदर जो से कैद कर दिया गया, इनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने फ्रीली बिजनेस किए, उन्होंने फ्रीली मकान बनाए, उन्होंने फ्रीली घर बनाए, उनको वही जो सी हैं तमाम इजाजतें हासिल थी जो कि एक पाकिस्तान के शहरी को होती हैं। उन्होंने कारोबार भी किए, जमीनें भी खरीदी, प्लॉट भी खरीदे, लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि उनके ऊपर रेजिस्टेंस कभी नहीं आया। तो फिर हमने इनको निकाला क्यों? ये बड़ा टेक्निकल सवाल है और इस सवाल का जवाब छुपा है पीटीएम में कि आप देखें कि 2018 में इन्हीं अफगानी मुहाजिरों ने फिर पीटीएम मंजूर पश्तीन के साथ मिलकर बाकायदा एक कौम परस्त तहरीक शुरू की। और कौम परस्ती क्या थी कि वही जो मंजूर पश्तीन है उसकी 2010 की तस्वीरें ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, जिसमें उसने पश्तूनिस्तान का झंडा भी उठाया हुआ है। इनके साथी भी 24 घंटे पाकिस्तान के खिलाफ लगे रहते। तो बुनियादी तौर पर उन लोगों ने बजाय इसके कि वो ये मानते कि हमारे लिए इस्लाम ऊपर है और हमारी कौम नीचे है, हमारे जो अफगानी मुहाजिरीन भाइयों की अक्सरियत है वो कौम परस्त रही। उन्होंने कहा कि हमारी अफगान कौम ऊपर और मजहब का जो ताल्लुक है वो नीचे। और अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि आप देखें कि पीटीएम के सारे जलसों में यही जो अफगानी थे ये वहां पर जाकर चले जाते थे। फिर उसके कुछ अरसे के बाद आप देखें कि जब पीटीआई ने 9 मई किया तो इस पूरे अरसे के दौरान 1600 से ज्यादा अफगानी बराह रास्त जो से हैं इन्हीं फसादात में मुलवस नजर आए। तो अब हो गया रहा था कि आप में से बहुत से दोस्त आज भी कहते होंगे कि यार हमने तो इनको 40 साल पाला, उनको अपने गली मोहल्लों घरों में हर जगह उनको रखा, उनका ख्याल रखा, उनको हर किस्म की सहूलतें दी, तो ये जो अफगानी मुहाजिर हैं ये हमें गालियां क्यों निकालते हैं? इन्होंने क्यों हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया? बड़े लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार इनको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्यों नहीं किया भाईजान? क्योंकि आपने मसला समझना है। मसला ये है कि उनके लिए कौम परस्ती अहम थी, उनके लिए इस्लाम सेकेंडरी लेवल पर था, दूसरे नंबर पर था। तो होता यह है कि आप उनकी जितनी मर्जी भी खातिर मदारत कर लें वो आपको नहीं मानते क्योंकि आपका नजरिया और उनका नजरिया मुख्तलिफ है।
हम 40 साल रखकर भी उनके अंदर से जो कौम परस्ती का एक भूत है वो नहीं निकाल सके। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि पाकिस्तान को उन्हें वापस भेजना पड़ा। और आप देखें कि ये जो कौम परस्ती है, अगर यही पाकिस्तान की वजह होती तो पाकिस्तान ने सिर्फ अफगानी मुहाजिरों को जगह नहीं दी। आप भूल गए हैं कि जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो बिहारी थे, जिनके ऊपर वहां पर जो बंगाली कौम परस्त थे वो जुल्म करना शुरू हो गया। आप देखें, जो कौम परस्त होता है वो दूसरी कौमों का भी दुश्मन होता है। तो इन्होंने वो बिहारी जो कि वहां के मुकीम थे, जो कि बांग्लादेश के वहां के शहरी जिनको होना चाहिए था, उनको आज तक इन्होंने शनाख्त नहीं दी। अब जाकर कुछ लोगों को शनाख्ती कार्ड मिलना शुरू हुए। तो ये जो बिहारी थे ये सारे भी बांग्लादेश से हिजरत करके कराची में आए। तो इनका किसने ख्याल रखा? पाकिस्तान ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस्लाम पहले और कौमियत बाद में। अगर हमारे लिए कौमियत पहले होती तो हम इन बिहारियों को कहते कि आप लोग इधर आओगे, हमारे साथ रहोगे, हमारे वसाइल का इस्तेमाल करोगे, हमारे ऊपर बर्डन हो जाएगा, जिस तरह बांग्लादेश वाले कह रहे थे। लेकिन हमने नहीं किया। हमने बिहारियों को कराची में जगह दी, उनको इज्जत से रखा। फिर आप देखेंगे हमने सिर्फ अफगानी मुहाजिर और बिहारी नहीं, बल्कि जब बोस्निया की जंग चल रही थी तो इस पूरी जंग के दौरान जो बोस्निया के मुहाजिरीन थे वो भी पाकिस्तान में आकर बसे और पाकिस्तानियों ने उनको भी अपने साथ रखा। तो ये जो सारी मिसालें हैं ये इस बात का सबूत हैं कि हमने कभी भी जो सा तासुब या असबियत के ऊपर फोकस नहीं किया है। जिस तरह ये आज के कौम परस्त ग्रोह कर रहे हैं, हमने हमेशा इस्लाम को ऊपर रखा है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ग्रोह ऐसा है जो कि आज के दिन में भी हमारे साथ रह के भी अपनी कौम परस्ती को इस्लाम से ऊपर समझता है और कहता है कि हमारा जो कौम का ताल्लुक है वो ज्यादा मजबूत है और कलमे के नाम पर जो ताल्लुक है वो ज्यादा कमजोर है, तो फिर वो जो कौम है वो कभी भी हमारे अंदर एडजस्ट नहीं हो सकती। ये बेशक 40 साल रहते, बेशक 400 साल रहते, बेशक 4000 साल रहते, यही मसला चल रहा था। तो पाकिस्तान ने ये जो इकदाम उठाए ये को खुशी में नहीं उठाए, मजबूरी की वजह से उठाए। और फिर देखें कि जैसे ही अफगानी मुहाजिर यहां से निकले हैं तो आप मुझे ये बताएं कि मंजूर पश्तीन का कौन सा जलसा हुआ? पहले तो वो कभी जाकर कोयटा में जलसे कर रहा था, कभी वो पेशावर चला जाता था, हजारों बंदा जो उनसे इकट्ठा हो जाता था क्योंकि सारे अफगानी मुहाजिर थे। आप मुझे ये बताएं पिछले 3 सालों से आपने उसका कोई जलसा होते देखे? जब से पाकिस्तान ने अफगानी मुहाजिरों को भेजा है तो वो जो पीटीआई एक शरपसंद किस्म की रैलियां निकालती थी, आप मुझे बताएं वो कौन सी रैली निकली है? इनसे अडियाला जेल के बाहर 1000 बंदा इकट्ठा नहीं होता क्योंकि सारे यही थे। और ये जो से हैं इस शौक में आते थे कि चूंकि हमारी कौम परस्ती ऊपर है, और ये पीटीआई भी कौम परस्ती को उभार रही है। आजकल आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी के बयान देख लें, बाकी सब देख लें, और ये पीटीएम भी उभारती थी तो ये उनके पीछे चले जाते थे। तो मजबूरन पाकिस्तान ने इकदाम किया, ये करते हुए को पाकिस्तान को खुशी नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा अहम कमेंट आ जाता है हमारे बलूचिस्तान के एक भाई का, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और ये कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये उन्होंने हमारी वीडियो पर कमेंट किया कि हम बलोच अपनी आज़ाद बलूचिस्तान से प्यार करते हैं और आज़ादी से रहना पसंद करते हैं। हम लोगों ने बस कर दिया आपकी बनाई हुई पाकिस्तान से। आप लोग हमसे ज़्यादा प्योर मुसलमान हो, आप खुद संभालो अपनी जन्नत पाकिस्तान को। तो अब ये जो कमेंट है ये आपको उनकी जहनीत के मुतालिक क्या बता रहा है कि जब वो कहते हैं आप हमसे ज़्यादा प्योर मुसलमान हो, हम इतने प्योर मुसलमान नहीं, तो बुनियादी तौर पर वो भाई यही मान रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे लिए कौम परस्ती इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुसलमान हो तो होते रहोगे, हमारे लिए बलोच कौम इंपॉर्टेंट है, उनके इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इस्लाम जो उनसे नीचे आ जाता है। तो अब ये जो हमारे बलोच भाई हैं इनको भी मेरा जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि मेरे प्यारे भाई ज़रा ना अब आपने इधर गौर करते हैं कि 1971 में बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीब जो उनसे है वो वहाँ का बादशाह बन गया, और शेख मुजीब ने जो पहला काम किया वो क्या किया कि बांग्लादेश को सेकुलर आइन दिया। बांग्लादेश का जो पहला आइन कॉन्स्टिट्यूशन था वो सेकुलर था, और ये जो काम है उन्होंने बाकायदा भारत से मुशावरत से किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनको सख्ती से बताया था शिमला मुआहदे के वक्त कि आपने सेकुलर रहने, अब आपने इस्लामिक मुल्क नहीं बनना, तो ही हमारा जो मुआहदा है आपके साथ कायम रहेगा। तो शेख मुजीब ने सबसे पहले उनको सेकुलर कर दिया। और आप ये देखें कि 1974 में बांग्लादेश में कहत आ जाता है, और ये जो कहत है ये किस वजह से आता है कि 1974 में कुछ इलाकों पर बहुत थोड़ी तादाद में फ्लडिंग होती है, जिसकी वजह से लोगों को शक पड़ता है कि ये जो चावल की फसलें हैं ये हो सकता है कि थोड़ी सी तबाह हो जाएं, तो हमें ना चावल महफूज कर लेने चाहिए। लेकिन ये जो जदीद तहकीक हुई है उस 1974 के कहत के ऊपर, उसमें पता चल रहा है कि उस वक्त भी बांग्लादेश के पास इतनी खुराक थी कि वहाँ का हर शख्स जो सा था बासानी खाना खा सकता था। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने पैनिक में आकर जहीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। जैसे ही वहाँ पर जहीरा अंदोज़ी का आगाज़ हुआ
तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केटों से खुराक कम होनी शुरू हो गई। और वो शेख मुजीब जो कि बड़े फख्र से कहता था कि पाकिस्तान हमें नोच के खा गया और हम अगर खुद अपने वसाइल का इस्तेमाल करें हम क्या कुछ नहीं करेंगे, उसके दौर में 15 लाख 1.5 मिलियन लोग जो से हैं 1974 में अपनी जानों से गए। ये बातें कोई नहीं बताता। ये बता देते हैं 1971 में बांग्लादेश बन गया, अलहदा हो गए, गुडी गुडी रहने लग पड़े, लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताता कि सिर्फ 3 साल के बाद 15 लाख लोग शेख मुजीब की नहली की वजह से वहां पर फोत हो गए थे। और इसकी वजह क्या थी कि बड़े बड़े वादे करना कि हम अलग कौम बनेंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बड़ा आसान है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हो तो फिर आपका ये हाल होता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि शेख मुजीब ने एक बक्सल का कॉन्सेप्ट दिया जिसके मुताबिक वो कह रहा था कि सिर्फ अवामी लीग ही बांग्लादेश पर हुक्मरानी करेगी, बाकी कोई पार्टी नहीं करेगी। तो वही शेख मुजीब जिसके ऊपर आप कहते हो कि वो जी जमहूरियत का बहुत बड़ा लंबरदार था, उसने अपने मुल्क में वो सिस्टम लगाया जिसमें वो कह रहा था कि सिर्फ अवामी लीग है, बाकी सारी ऑपोजिशन जमातें बंद है। तो ये उसकी जमहूरियत थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1975 में जो बांग्लादेश के जूनियर लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन्होंने बगावत की, शेख मुजीब को, उसके पूरे खानदान को उन्होंने कत्ल कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि शेख मुजीब को कत्ल करने के बाद बांग्लादेश का जो नया सदर बना उनका नाम था खुंदाकर मुश्ताक अहमद। और ये जो खुंदाकर मुश्ताक अहमद साहब थे, इन्होंने फिर 1975 में जब देखा कि शेख मुजीब फोत हो गया तो उनके लिए बेहतर ये था कि वो कहने लग पड़े कि हमें वापस पाकिस्तान में शामिल होना है, पाकिस्तान की कन्फेडरेशन का हिस्सा बनना है। ये चीजें भी आपको कोई नहीं बताता। आज आप इंटरनेट पर सर्च करें, मैं कहने को इधर रेफरेंस लगा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग खुद भी सर्च किया करें। तो खुंदाकर मुश्ताक अहमद साहब ने जब ये बात शुरू की, पाकिस्तान के हुकाम से उनकी बाकायदा मुलाकातें हुई। जैसे ही मुलाकातें होनी शुरू हुई तो उन मुलाकातों का इंडिया को पता चल गया। और एक और स्टेप उन्होंने फिर क्या करने का सोचा कि अब ये जो कौम परस्त हैं, चूंकि लोगों को धोखा देते हैं, कहते हैं कि जी हमें हुकूक चाहिए थे, हमारा हक खा गए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था, तो ये असली चीज नहीं बताते कि हम जो मुल्क है वो कौमियत के नाम पर बनाने लगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि नजरिया इस्लाम ऊपर है, हमारी कौम नीचे है, लेकिन वो लोग इनकी बातों में बेवकूफ बन जाते हैं। तो जब शेख मुजीब ने आइन को सेकुलर कर दिया तो उसके खिलाफ वैसे ही एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बांग्लादेश में बन चुकी थी। तो जब ये खुंदाकर मुश्ताक अहमद साहब आए तो इन्होंने एक तो पाकिस्तान से बातचीत शुरू की, दूसरा वो आइन को भी इस्लामी आइन बनाने लगे और वो कहने लगे कि बांग्लादेश का नाम हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रखेंगे। लेकिन उसी वक्त इंडिया का जो सफारतकार था, एम्बेसी का, समन रॉय उसका नाम था, वो उनके सामने आए और उसने उनको बोला कि नहीं, आपने हमसे जो शिमला मुआहिदा किया उसमें आपने साफ साफ बोला है कि आप इस मुल्क को सेकुलर रियासत बनाएंगे, लिहाजा ना आप इस मुल्क का नाम तब्दील कर सकते हैं, ना इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना सकते हैं, नहीं तो भारत आपका मुकाबला करेगा। तो बांग्लादेश की जो एक आज़ादी थी कि वो अपने आइन को इस्लामी बनाते, वो वाला हक भी उनसे छीन लिया गया है। इसके बाद जो उनके मिलिट्री डिक्टेटर आए उन्होंने ये ज़रूर कर दिया कि हमारा कौमी मजहब इस्लाम है, लेकिन वो आज के दिन तक भी खुद को ये नहीं लिख सकता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि उनके ऊपर इंडिया की तरफ से पाबंदी है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर आपने अपनी गैरत ही बेचनी है और फिर आपने तरक्की करनी है तो वो तो पाकिस्तान के पास 1000 रास्ते हैं गैरत बेच के तरक्की करने के, कि आप इसराइल को तस्लीम कर लो, आप ये मसला कश्मीर से पीछे हट जाओ, आप इंडिया को बोल लो कि आप इस एरिया के सुपरमैन हो, हम आपके नीचे चलते हैं। अगर आपने गैरत बेच के ये वाले 4 फैसले कर दें तो उसके नतीजे में ही आपको खरबों डॉलर मिल जाएंगे, बल्कि उसके साथ फिर आपको एटम बम की क्या जरूरत है। अगर आपने इंडिया और इसराइल के नीचे ही रहना है तो आप वो ही बेच दो। तो हमारे ये जो भाई कमेंट कर रहे थे कि मेरे भाई अगर आपने बेगैरत होकर पैसे कमाने हैं, अब आप देखिए आज के दौर में जिस बंदे बेगैरत होना होता है वो यूट्यूब पर क्या काम शुरू करता है आपको ही पता है, फैमिली दिखानी शुरू कर देता है। तो अगर आपने गैरत बेचनी है तो वैसे ही बता देना, इतनी मतलब कहानियां गढ़ने की क्या जरूरत है हमें कि जी हमें हुकूक चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए, सारी ड्रामेबाजी। अब दोस्तों मैं आ रहा हूं आज के एक सबसे अहम सवाल के ऊपर, और ये जो सवाल है ये आपके दिमाग के जो से सारे जो से तार हिला देगा। ये सवाल क्या है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? सियासतदानों ने, जजों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जर्नैलों ने? ये अक्सर हमारे दोस्त फेसबुक पर सवाल पूछते हैं। आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, दलील के साथ दूंगा, रेफरेंस के साथ दूंगा, और आपका जवाब क्या है? कौम परस्ती। वही कॉन्सेप्ट जो हम कल से लेकर आ रहे हैं, आज मैं उसकी दलील मजीद आपके सामने लेकर आऊंगा कि जहां पर ये कौम परस्ती आज के दौर में दहशतगर्दी का सबब बन रही,
हमारे लोगों को तकसीम कर रही है, वहां पर इसी कौम परस्ती ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कैसे पहुंचाया, आए आपको बताते हैं। ये दोस्तों मैं उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं जो कि पाकिस्तान में इस वजह से नहीं बन सके क्योंकि यहां पर कौम परस्ती थी। मैं बारी बारी ये प्रोजेक्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे अगर ये चल रहे होते तो पाकिस्तान को क्या फायदा होना था। तो आप ये देखें, कालाबाग डैम क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि कौम परस्ती थी। बुनियादी तौर पर ये जो डैम है, बल्कि इसके साथ आप ये दूसरा डैम भी ले लें, और ये जो डैम है इसका नाम है खोरी डैम। कालाबाग डैम का तो आपने सुना होगा कि 3600 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता था, हमारा पानी स्टोर कर सकता था, पाकिस्तान की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकता था। ये जो खोरी डैम है इसने इस्लामाबाद में बनना था, लेकिन इस डैम के खिलाफ भी सिंध असेंबली में करारदादें मंजूर हुई। इस्लामाबाद में डैम बन रहे, करारदादें सिंध असेंबली मंजूर हो रही हैं, और ये लोग एक फजूल किस्म का लॉजिक क्या देते हैं कि अगर ये डैम बन गया तो सिंध का पानी रुक जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल इलॉजिकल चीज है कि एक जो डैम है वो कैसे आपका पानी रोक सकता है। मतलब हर साल 29 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो दरियाए सिंध में जाया हो रहा है। पीने का साफ पानी हम जाया कर रहे हैं, और उस पानी की आपको पता है नेटवर्थ क्या है, 29 अरब डॉलर। हम जो इस वक्त IMF से एनुअल कर्जा लेते हैं 1 या 2 अरब डॉलर, उसके लिए हमें तरले करने पड़ते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, लोगों से टैक्स लेने पड़ते हैं। 29 अरब डॉलर का पानी जो से हम हर साल जाया कर रहे हैं कि अगर हम उस पानी को इफेक्टिवली यूज करें तो हम 29 अरब डॉलर हर साल हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो कर कैसे सकते हैं, उसके लिए हमें डैम बनाने पड़ेंगे, कैनाल्स बनानी पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही हम ये बनाना शुरू करते हैं कौम परस्त आके आ जाते हैं, वो कहते हैं जी दरियाए सिंध का पानी खत्म हो जाएगा। हालांकि इस चीज में ना कोई लॉजिकल वजह है, ना कोई साइंसी वजह है, और हमारे पास इंजीनियर इनाम जैसे एक्सपर्ट मौजूद हैं। कोई भी सिंधी कौम परस्त भाई इसके ऊपर बहस करना चाहे, मैं आपका इंजीनियर इनाम साहब के साथ लाइव जो से मुनाज़ा करवाऊंगा, और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको गलत साबित करेंगे। तो फिर सवाल ये आ जाता है कि ये जो कौम परस्त है इनका डैमों से मसला क्या है। मैं आपको मसले का मेन मगज बताता हूं। मेन मसला क्या है कि अगर ये डैम बन गया तो क्या होगा कि कल को अगर हम कौम परस्तों ने सिंधु देश की कैंपेन बनानी शुरू की, या BLA वालों ने अपनी कोई कैंपेन शुरू की, तो हमें वो अलग रियासत इसलिए नहीं बनाने दी जाएगी क्योंकि पानी का कंट्रोल पंजाब के पास होगा। ये है वो असली कीड़ा जिसकी वजह से कौम परस्त इन प्रोजेक्ट्स की मुखालफत करते हैं। तो यहां पर भी मसला क्या आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट हैं किसी साइंसी वजह नहीं, कोई इसकी दूसरी वजह नहीं, सादा सी वजह है कि कौम परस्ती है कि पंजाब कहीं हमारे पानी के ऊपर कंट्रोल ना संभाल ले। और इस वजह से फिर ये क्या होता है कि यही जो कौम परस्त हैं आपके सियासतदानों को यूज करते हैं, यही कौम परस्त ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों को यूज करते हैं। यही जो कौम परस्त हैं ये आपके मुल्क के हर जगह में फैले हुए हैं, और वो इसी कौम परस्ती की बुनियाद पर इन प्रोजेक्ट्स की मुखालफत करते हैं। तो कालाबाग डैम खत्म हो गया, खोरी डैम जो है इसको भी फिर जो इस्लामाबाद में डैम बनना था कैंसिल कर दिया गया। कराची सर्कुलर रेलवे, ये आपके सामने कौम परस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है कि 20 साल से ये जो रेलवे थी ये अगर बन जाती तो कराची का मुस्तकबिल चेंज हो जाता। आज के दौर में आप देखें कि कराची में कितनी तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका क्योंकि मुहाजिरों और सिंधियों की आपस में चपकलिश चल रही। कई जगहों पे मुहाजिरों की बस्तियां आबाद हैं, वो कहते हैं जी हम मुहाजिर हैं, ये सिंधी हमें तबाह करना चाहते हैं। तो इस आपसी लड़ाई कौम परस्ती की वजह से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ। फिर ये कराची में जो वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट था ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। इसमें क्या होना था कि पूरे कराची शहर को पानी मिलना था, लेकिन यहाँ पर भी कौम परस्ती आड़े आ गई कि वो मुहाजिर और सिंधी कौम परस्ती, और जी पख्तून इलाकों में पानी जाना है तो जी वो कैसे जाएगा, तो जी ये कैसे होगा। तो ये फजूल कामों की वजह से आज भी आप देखें कराची शहर में टैंकर माफिया राज कर है। वजह क्या है, कौम परस्ती। तो अगर आप ये समझेंगे इस्लाम ऊपर है, सबका फायदा होना चाहिए, हम सब बराबर हैं, और आप अपनी कौम को नीचे कर लें, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। लेकिन यही नहीं, आगे चलते हैं। रेकोटिक, इसका नाम आपने 1000 दफा सुना होगा कि रेकोटिक बलूचिस्तान में अरबों डॉलर का सोना पड़ा है। लेकिन ये जो अरबों डॉलर का सोना है, पिछले 5000 साल में ना तो ये बलोच कौम परस्त निकाल सके, और पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान भी नहीं निकाल सका। और क्यों नहीं निकाल सका कि जब भी प्रोजेक्ट शुरू होता है वो कौम परस्ती शुरू हो जाती है, हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं, हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं। पूरे 15 साल ये प्रोजेक्ट जो है शेल्फ पे रहा। 2002 में काम स्टार्ट हुआ और अब 2026 में हम सुन रहे हैं। तो ये जो मौजूदा कौम परस्त है इनकी भी नस्लें खत्म हो जाएंगी, उससे जो नेक्स्ट कौम परस्त आएंगे शायद उनकी नस्लों में जाकर इस प्रोजेक्ट का कोई फायदा होना शुरू हो। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका कि जी क्यों, हमारे जो वसाइल हैं कोई और ले, वो और बात है कि आपको भी नहीं मिलने और किसी और को भी नहीं मिलने। और ये जो मिनरल्स वाला टॉपिक है इसके ऊपर मैं आपसे एक और बात करूंगा, बड़ी जरूरी। अब आ जाते हैं राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट। ये जी सिंध में एक प्रोजेक्ट शुरू होना था,
अब ये प्रोजेक्ट क्या था कि दरियाए सिंध में जितना भी आलूदगी वाला पानी आता है, जो कि ये गंदा ड्रेनेज वाला पानी है, इसको ड्रेनेज के जरिए फ्लो करके समंदर में फेंकना था और इसके लिए एक सेपरेट ड्रेनेज तामीर करनी थी। तो इसका फेज 1 तो पूरा हो गया, लेकिन जब फेज 2 और 3 स्टार्ट हुआ तो कौम परस्तों को अचानक याद आया हमने फेज 1 की मुखालफत क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा कि ये जो ड्रेन का पानी है इसके लिए हम स्पेशल ड्रेनेज क्यों बना रहे हैं अपनी तरफ से ना। फिर उन्होंने लॉजिक गढ़े, वो कहते हैं कि जी ये जो ड्रेनेज का पानी है इससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा एरिया है उसमें पंजाब का सीवरेज का पानी आना शुरू हो जाएगा। भाईजान मतलब कोई लॉजिक नहीं ये कहानी। फिर दूसरी उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने कहा कि इसका जो फेज 3 है उसमें ये जो ड्रेनेज है वो बलूचिस्तान का भी आएगा, तो इससे क्या होगा कि हमें नुकसान होगा। हालांकि हकीकत में क्या हो रहा है कि ये जो आलूदा पानी है जब दरियाओं के जरिए जा रहा है तो वो वहां की फसलें भी तबाह कर रहा है, वहां की ज़रअज़ ज़मीन भी तबाह कर रहा है और सिंध की ज़रअज़ ज़मीन तबाह कर रहा है। तो अगर आप उसके लिए एक सेपरेट ड्रेनेज बनाओगे तो आपको फायदा है, लेकिन कौम परस्तों का दिमाग इसमें नहीं चलता, उनको सियासत करनी है। उसके बाद अब आ जाए कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कि ये हुकूमत ने सोचा कि कश्मीर में ये प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि इससे हमें कोई फायदा हो। अभी भी जो नीलम झेलम का प्रोजेक्ट है, आज की खबर है कि तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का जो सा लॉस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी काफी टनस तबाह है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि ये वाला एक प्रोजेक्ट शुरू करें, तो इसके ऊपर भी कौम परस्तों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि जी हमारे वसाइल हैं, हमारे हकूक हैं, तो जी ये नहीं बनना चाहिए, हम नहीं बना रहे। अभी पिछले दिनों में इंडिया का पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें वो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने की बात कर रहे थे, और आपको पता है कि वो इंडिया के लोग अपने पॉडकास्ट में बैठकर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तो दरियाए सिंध का पूरा पानी जो उनसे ज़ाया कर रहा है, तो बेहतर ये कि हम इंडिया वाले ही अपने डैम बना लें, क्योंकि इन्होंने तो पानी सेव नहीं करना, हम कुछ फायदा उठा लें। लिटरली वो ये लॉजिक दे रहे थे, उसकी वजह हमारी ये हरकतें और ये कौम परस्तों की हरकतें। फिर देखें कि ये चश्मा बैंक कैनाल प्रोजेक्ट था, इसको भी पिछले 10-20 साल से रोका हुआ है और इसमें लड़ाई केपी और फेडरल की है कि वो केपी वाले कहते हैं कि जी हमारे वसाइल तो हमारे हकूक, तो जी ये प्रोजेक्ट जो उनसे नहीं बनना तो नहीं बनेगा, बस रुक गया। उसके बाद जी हब डैम जो है उसकी एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट था और उसके ऊपर सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में कौम परस्तों की जंग लग गई। तो अब वो जी कौम परस्त आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि जी हमारा पानी चोरी हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हुआ है कि हब डैम आज तक एक्सपैंड नहीं हो सका। अगर ये बन जाता तो कितना ज्यादा वहां की आबादी का फायदा होता, लेकिन नहीं, हमने जी कौम परस्ती करनी। फिर आप देखिए ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उसकी एक वजह बेशक अमेरिका है, लेकिन पाकिस्तान ये गैस पाइपलाइन इसलिए भी नहीं बचा सका कि वहां पर ये जो कौम परस्त हैं बीएलए वाले, ये उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो पाकिस्तान कैसे अपने हिस्से की पाइपलाइन तमीर करे कि अगर हमने कर भी दी तो उन्होंने बीच में कहीं ना कहीं हमला कर देंगे, एक जगह को जला देंगे। अब वो इतना बड़ा एरिया है, वहां पर पाइपलाइन पे अटैक करना बड़ा आसान। तो ये भी एक वजह है कि अगर ये पाइपलाइन लग जाती पूरे पाकिस्तान का फायदा होता, बलूचिस्तान का फायदा होता, लेकिन नहीं, हमने नहीं बनने देनी। ग्रेटर थल कैनाल कि इसका जो है बनाने में हमें कम से कम जो से 20 साल लगे हैं। अभी भी आधा इसका जो फेज है वो रुका हुआ है, चुबारा ब्रांच वाला, कि वो कहते हैं सिंधी कौम परस्त आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने कौम परस्ती करनी। फिर दयामीर भाषा डैम, अब ये जो डैम था ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन इसमें जीबी और खैबर पख्तूनख्वा के आपस में जो से इख्तलाफात हो गए कि जी हमारे रिसोर्सेज हैं तो हमारी ज़मीनी हैं तो हमारे वसाइल हैं, तो जी ये वाला। तो आपका ये जो डैम है दयामीर भाषा डैम अब 2028-29 में मुकम्मल होगा, बशर्ते कि ये एहतजाज ना हो, जो कि बड़ा मुश्किल है। उसके बाद आ जाते हैं क्रुम तंगी डैम के ऊपर कि ये भी जो डैम है इसमें कबायली जो से आपस में लड़ने लग पड़े। इसी तरह ही मोहम्मद डैम के ऊपर आ जाएं तो पिछले दिनों एक भाई की वीडियो आई जिसमें उन्होंने बताया कि मोहम्मद डैम के ऊपर वहां की मकामी आबादी ने 5000 से ज्यादा जाली घर तमीर किए, जिनकी ना खिड़कियां ना दरवाजे। और ये मैं वीडियो भी कोशिश करता हूँ साथ लगे, जिसमें ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे हैं, और वो घर क्यों तमीर किए कि जी हम इधर घर बना लेंगे तो यहाँ पर जो सा हुकूमत हमें इनके पैसे देगी। तो ये सोच सारी कौम परस्ती। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपैक के तहत बनने थे, बलूचिस्तान में बोस्तान में बनना था, आज तक नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि जी कौम परस्तों को वहां पर तरक्की रोकनी। वो कहते हैं कि इधर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना बने, तो कौम परस्तों का अपनी एक सोच। इसी तरह ही ग्वादर पोर्ट पे चले जाएं, ग्वादर पोर्ट अभी तक क्यों फंक्शनल नहीं हो सकी, जिसके ऊपर हमने इतनी मेहनत की थी, इन्हीं कौम परस्तों की दहशतगर्दी की वजह से। थर कोल डेवलपमेंट जो है सिंध का एक प्रोजेक्ट है, इसको बनाने में 20 साल लगे। 20 साल पहले इसका सोचा गया और 20 साल कौम परस्तों से लड़ाई लड़ते लगे कि यार ये हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। अब आप अंदाजा करें कि एक चीज की 20 साल पहले क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है। आप देखेंगे अगर यही चीज 20 साल पहले बनी होती कितनी सस्ती होती, आज हम बना रहे हैं तो कितनी महंगी है। तो ये जो काम है ये हमारे कौम परस्तों के कारनामे हैं। लियारी एक्सप्रेस वे, इसमें जो है जी बाकायदा वो गैंगवार चल रही थी लियारी में कौम परस्ती के ऊपर। 15 साल ये प्रोजेक्ट रुका रहा।
सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट जो से अब रिसेंटली जाके एक्टिवेट हुआ है, ये भी नहीं था चलने दे रहे। तो आप देखें कि कोई भी जो कौम परस्त हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कभी कोई फायदा नहीं दिया, हमेशा हमें नुकसान दिया। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको गिनवाए हैं, अगर टाइम पर बने होते और इस जैसे बेशबा हो रहे हैं, ये सिर्फ मिसाल है आपके सामने, ये अगर टाइम पे बने होते पाकिस्तान किधर पहुंचा होता। और मैंने बाकायदा इसका तहमीना लगाया है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स टाइम पर बने होते तो हमारी जो जीडीपी है आज ट्रिपल होती। हम तकरीबन $1 ट्रिलियन की इकॉनमी होते, बांग्लादेश से 100% से भी ज्यादा। बांग्लादेश की अभी 500 बिलियन है, हमारी 1000 बिलियन होती, लेकिन हम नहीं बन सके क्योंकि हमारी जो वजह है वो ना ये ब्यूरोक्रेट है, ना ये जज है, ना बाकी कुछ है, ये कौम परस्ती। और इस कौम परस्ती ने फिर बाकी सारे गंद हमारे मुल्क में डाले हों। और आप ये देखें कि मैं आखिरी जो पॉइंट है, बिल्कुल वीडियो एंड पे ऊपर आ गई है, मैं आपके सामने मिसालें लेकर आया हूं कि आज के दौर में कौम परस्त कहते हैं कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे मिनरल्स हैं, पाकिस्तान उन्हें बेच नहीं सकता। अब आपको मैं बताता हूं, ये वो मिनरल्स हैं जो कि आज से 50 साल पहले बड़े कीमती थे, आज उनकी कीमत सिफर है। क्यों सिफर है? क्योंकि 50 साल पहले टेक्नोलॉजी और थी, आज टेक्नोलॉजी और हो गई है। मिसाल क्रायोलाइट, ये एल्यूमिनियम बनाने में मिनरल इस्तेमाल होता था, आज इसकी कोई सिफर वैल्यू है। 50 साल पहले ये बहुत कीमती था, आज इसकी वैल्यू सिफर है। क्यों है? क्योंकि अब एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमारे पास दूसरे जो से मिनरल्स आ गए जो इससे ज्यादा बेहतर हैं। फिर ये मरकरी और एक होता था सिनाबार, आज से 50 साल पहले इंतहाई कीमती होता था, आज के दौर में इसकी कोई वैल्यू नहीं। लोग कहते हैं टॉक्सिक है, इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, इस पर पाबंदी लगी है। लेकिन 50 साल पहले जिन्होंने बेचा वो बहुत अमीर हुआ। ये हैं क्राइसोलाइट और क्राइकोडोलाइट, ये जो है ये बाकायदा जो केमिकल्स हैं ये रूफिंग शीट्स के लिए, ड्राई वॉल्स के लिए, इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। आज के दौर में इन पर पाबंदी लग चुकी, तो इनका कोई फायदा नहीं। उस दौर में इन मिनरल्स की वैल्यू थी, आज नहीं। ये एक आइसलैंड स्पार है, ये भी जो केमिकल था ये यूज होता था ये माइक्रोस्कोप वगैरह बनाने के लिए। आज के दौर में उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसकी वजह क्या है कि आज हमारे पास उससे बेहतर मिनरल्स आ चुके हैं। तो ये जो हमारे कौम परस्त बैठकर बहस करते हैं ना कि ये जो मिनरल्स हैं हमारे वसाइल हैं और बड़े कीमती हैं, भाईजान ये मैं आपके सामने दुनिया से मिसालें लेकर आया। ये आप यूरोपियम नाम का ये एक मिनरल था, 1970 में टीवी बनाने काम आता था। अब एलसीडी स्क्रीनें आ गई, इस मिनरल की वैल्यू सिफर हो गई। 1970 में बहुत कीमती था, आज के दौर में उसकी वैल्यू सिफर। तो आप अगर कौम परस्तों ने यही जो हरकतें हैं ये जारी रखनी है तो होना क्या है कि आज से 20 से 25 साल बाद ये जो मौजूदा मिनरल्स हैं जिनकी कीमतें हैं और अमेरिका उनके पीछे और चाइना उनके पीछे है, सिफर हो जाएंगी। ना आपको कोई फायदा होगा ना हमें होगा। तो इससे पूरे मुल्क का नुकसान है। और इस पूरे नुकसान की वजह क्या है कि अगर यही कौम परस्ती ये कहते हैं कि इस्लाम ऊपर है, हमारी कौम परस्ती नीचे है, तो आज डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, सिंगापुर, इन मुल्कों की तरह पाकिस्तान ये सारे प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल करता, पाकिस्तान इन चीज़ों से फ़ायदा भी उठाता और पाकिस्तान कहीं आगे पहुंचा होता। लेकिन जब तक ये कौम परस्ती की लानत हमारे मुल्क पर मुसल्लत है, हमें बार बार यही चीज़ें देखने को पड़ेंगी। तो हमारे मुल्क का जो मसला है वो कौम परस्ती, यही दहशतगर्दी की वजह और यही प्रोजेक्ट्स रुकवाने की वजह, यही वजह है कि हमारा मुल्क सुस्त है, यही वजह है कि हमारा मुल्क पानी के मसाइल हल नहीं कर पा रहा। और यही जो कौम परस्ती की लानत है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन अब हम करेंगे। बहुत शुक्रिया।